अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहद अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं साद असगर ऑनलाइन। और आज हम डिस्कस करेंगे ईरान यूएस वॉर को एक बार फिर। आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जो डिमांड्स थी, उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक रहेगी जब तक ईरान से किसी मुज़ाकरात के ऊपर साइन नहीं हो जाते। इसके साथ-साथ अमेरिकन पार्लियामेंट में आज जो हुकूमती इनकी जमात है, जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उनके लोगों को काफ़ी ईरान वॉर के ऊपर बैश किया गया, उनसे बड़े सख्त सवालात किए गए। इस सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर साद आपसे मैं डिस्कस करूँगा। साद साहब, क्या चल रहा है भाई? अपडेट करें ज़रा। भाईजान, लगता है सूरत हाल तो थोड़ी टेंस हो गई है। हुँ, और जिस तरह आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस की हेयरिंग्स में आज गर्मा गर्मी भी जाहिर बात है। आज देखा जाए तो 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं ईरान हुँ, वॉर को भी। तो उसके बाद जनरल डैन केन का और पीट हेगसेथ का जो है वो कांग्रेस के हुँ, सामने अपेयर होना, ये अपनी हुँ, जगह पे भी सिग्निफिकेंस रखता है। कांग्रेसमैन ने हुँ, बड़े उनसे टफ क्वेश्चंस किए। और हुँ, ख़ास तौर पे मैंने आपकी बच्चियों के मुताबिक जो क्वेश्चन किया सेनेटर खन्ना ने कि हुँ, कितने पैसे लगे अमेरिका के उन बच्चियों को हुँ, मारने में। तो हुँ, पीछे हेगसेथ जो है वो उन्होंने तो अपेरेंटली उसको डॉज करने की कोशिश की। हुँ, लेकिन अ, ये क्वेश्चन तो बहरहाल अमेरिकन कांग्रेस में आना ये बड़ी बड़ी अहमियत की बात है कि उन बच्चियों को जो है उनका जिक्र किया गया। और हुँ, अभी भी वो कह रहे हैं कि जी हम अंडर इन्वेस्टिगेट है, ये मामला अनफॉर्चुनेट था। मतलब तस्लीम तो वो कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया। फिर हेगसेथ की जो फाइल ब्रांडिंग रही है, जिस किस्म की वो बातें करते हैं, जिस किस्म के वो बिब्लिकल रेफरेंसेस देते रहे हैं, उस हुँ, रेफरेंस के ऊपर भी एक कांग्रेसमैन ने उनको जो है वो तंज किया। तो हुँ, इस इससे तो नजर आ रहा था ना कि हेगसेथ को काफी पुशबैक मिला। इसलिए शायद हेगसेथ ने भी ये कहा कि जी ये वियतनाम, अफगानिस्तान, उन सारी जंगों से अभी तक तो ये बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन हमें कुछ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने जो है वो बड़ा टफ टाइम दिया है। ईरान तो ऑपोजिशन है, लेकिन हमें कांग्रेस से ये तो नहीं थी कि इस किस्म की जो रेजिस्टेंस है हमें घर से मिलेगी। तो ऑफ कोर्स दे आर फीलिंग द हीट। और ऑफ कोर्स नजर आ रहा है कि उनके ऊपर भी अब मिड टर्म का प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से वो बिल आखिर कांग्रेस के सामने इस तरह अपेयर होने पे मजबूर हुए हैं। क्योंकि एक तरफ तो बार बार करारदादे पेश करने की कोशिश कर रहे थे डेमोक्रेट्स, जिसमें पहले ईरान वॉर की जो इसकी पावर्स हैं उसको लिमिट करने की कोशिश की गई, लेकिन रिपब्लिकन्स ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। अभी क्यूबा पर जंग से रोकने के लिए भी करारदाद डेमोक्रेट्स ने पेश की थी, लेकिन उसको भी स्ट्राइक डाउन करवा दिया। तो एक तरफ तो वो नजर आ रहा है कि चाहे कुछ रिपब्लिकन ट्रंप को पब्लिकली इन इकदाम के लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियल वोट, जब रेजोल्यूशन की बात आती है तो उनको कहाँ वोट डालना होता है, व्हाट इज देयर पार्टी लाइन, दे नो इट वेरी वेल। और उनको बहरहाल उसके जो है ना अकॉर्डिंगली जाना होता है। लेकिन ये सिचुएशन कब तक लास्ट करेगी, जाहिर बात है मिड टर्म इलेक्शन सर पे है। ट्रंप साहब हुँ, की जो इस वीक की रेटिंग है वो मजीद 2 पॉइंट्स नीचे आ गई है, 34% पे आ गई है। तो ये सारी अलार्मिंग इंडिकेशंस तो हमें नजर आ रही हैं, जो कि इस वॉर का बराह रास्त डोमेस्टिक असर जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ रहा है। लेकिन हुँ, जो अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मीनिंगफुल है। मेरा ख्याल है उसको डिस्कस करते हैं कि वो सिचुएशन एक बार फिर रिफ्लेक्ट कर रही है कि अमेरिका इज इन मूव टू हुँ। स्टार्ट फाइट अगेन। टॉक टॉक तो चल रही है, लेकिन अब शायद लगता है एक दफा फिर मामला फाइट फाइट की तरफ हुँ, जाने लगा है। हुँ, हुँ। तो साथ में आपके ख्याल से ये जो आज कांग्रेस के अंदर जो हुआ है, इससे कोई डोनाल्ड ट्रंप को या इस वॉर को कोई इफ़ेक्ट होगा? सो फार इफेक्ट तो कोई भी नहीं हुआ। हाँ। और नजर ये भी आ रहा है कि ट्रंप अपनी शायद दुनिया की पार्लियामेंट्स का जो है ना ये मिजाज बन गया होगा इस हुँ, टाइम पे। देखें कि जहां पे भी अथॉरिटेरियन तबीयत के जो भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक हुँ, है, वो अपनी पार्लियामेंट को उतनी ही घास डालते हैं या अपने हमारे नुमाइंदगान को उतनी ही घास डालते हैं जितनी कि वो जरूरी समझते हैं। अगर अमेरिका जैसी
बड़ी मईशत और मुल्क की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस की ट्रेडिशंस को हमेशा बड़ी अहमियत दी गई है। हुँ, इवन कहते हैं, मिसाल दी जाती है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जब जापान पे ऐलान जंग करना था हुँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर के बाद, तो हुँ, हालांकि पर्ल हार्बर वाज अ क्लियरिंग इंसिडेंट, शायद अमेरिकन हिस्ट्री के जो दो उसकी मतलब उसकी होमलैंड के ऊपर जो दो बड़े अटैक हुए, एक तो वही था वर्ल्ड वॉर सेकंड का पर्ल हार्बर, हुँ, और आफ्टर दैट 9/11 का इंसिडेंट था, जो हुँ, जो कि अमेरिकन सॉइल पे जो है वो सबसे बड़े बरूनी हमले थे। हुँ, उसके लिए भी जो है वो रूजवेल्ट जो गए हैं वो कांग्रेस के पास गए थे उन्होंने। अब 60 दिन हो गए हैं, लेकिन ये है कि खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन फोर्सेस को बैटल प्लान्स जो जिसे कहते हैं ना कंसाइज और प्रिसीजन स्ट्राइक्स की जो है वो फिर से तैयारी करने का कहा जा रहा है। उन्होंने प्लान्स भी, जो खबरें आ रही हैं, कर ली हैं। ट्रम्प साहब ने जो एक्सियोस के साथ थोड़ी देर पहले बात की है, उन्होंने कहा है जी कि ईरान की तजावीज़ रिजेक्टेड। ऐसी हुँ, किसी भी, अगर ईरान चाहता है कि नाकाबंदी खत्म हो तो उसके लिए टेबल पे आना होगा और मुआहदा करना होगा, फिर ही नाकाबंदी खत्म करूंगा। हुँ, लेकिन कोई भी ऐसी जो मुआहदा है वो नहीं होगा जिसके अंदर अमेरिकन न्यूक्लियर कंसर्न्स विज़ावी ईरान मुकम्मल एड्रेस ना हुए हों। तो नज़र ये हुँ, आ रहा है कि ट्रम्प साहब ने फुल पैडल दिया हुआ है, हुँ, एंड उन्होंने थ्रॉटल इसलिए मतलब बढ़ाया हुआ है कि ईरान को उसकी नाकाबंदी की इकोनॉमिक हीट जो है वो फील हो रही है। अब ईरान रेकलेस होके, या समझ लें कि इस प्रेशर के अंदर आके आइदर टेबल पे आएगा, या अगर रेकलेस होके वापस बैटलफील्ड में चला जाता है, इट्स अप टू ईरान। हुँ, नजर तो यही आ रहा है कि ईरान अभी तक जो है वो इसको बेयर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन खबरें और भी बहुत सारी आ रही हैं कि ईरान हुँ, के अंदर मुश्किलात जो हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। 1 मिलियन लोग जो हैं वो उनकी जॉब्स चली गई हैं, 1 मिलियन लोग उनकी जो है वो उनकी उनके बिजनेसेस खत्म हो गए हैं। हुँ, उस कमोडिटी प्राइसेस आर टू हाई, एंड डॉलर जो है वो 18 लाख रियाल के बराबर हो गया, $1। सो कम हुँ, जो करेंसी है वो फर्दर डिप्रिशिएट हो गई है। हुँ, ठीक है, तो अब लैंड रूट से पाकिस्तान की तरफ से कंटेनर्स जाएंगे। अमेरिकन मीडिया भी ये भी कह रहा है कि जी वहां पे जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनका भी मसला पड़ गया है, उनकी भी शॉर्टेज आ गई है। हुँ, तो ईरान यही कह रहा है कि जी सब अच्छा है, लेकिन एक बात नजर आ रही है कि ट्रम्प साहब ने आज तो वो अपना 5 ग्रैंड किस्म का ट्रू सोशल पे पोस्ट की, जिसमें हुँ, नो मर्सी, नो मोर नाइस गाय, ठीक है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। तो ही हुँ, सिग्नलिंग कंटिन्यूसली कि उसका वही थग एटीट्यूड जो है ना वो फिर से वापस आ रहा है। वो कह रहा है ईरान को चाहिए कि भाई नॉन न्यूक्लियर डील के मुतालिक जो है ना जितनी जल्दी सीखना है सीख लो। अगर आपको कोई सिग्नल समझने में दिक्कत पेश आ रही है, और अगर आपकी लीडरशिप में किसी भी किस्म की इस बारे में इबहम है, तो वो कन्फ्यूजन्स को दूर कर लो, एंड कम वक्त में अमेरिका के साथ आपको ऐसी कोई डील साइन करनी होगी जिसमें न्यूक्लियर कंसर्न्स हमारे एड्रेस हों। अदरवाइज आया जे बॉडी, उनका तो यही नजर आ रहा है। हुँ। नहीं तो आपको लगता है कि ये मैं एक दो जगह पे पढ़ रहा था कि दुनिया में इस जंग की बाद जो सूरत हाल बन रही है ना इस टाइम पे दुनिया में एक स्क्वेयर किस्म का रिसेशन आने वाला है आ चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें कि जितनी लो बजटेड एयरलाइंस थी वो सब ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं मोस्टली। यूरोपियन आपको पता है जो सस्ती एयरलाइंस होती हैं बड़े लो बजटेड होती हैं उन सब ने अपने अपने ये बंद कर दिए हैं ऑपरेशंस। और ये कहते हैं कि ये सिग्नल है वो दुनिया में रिसेशन का। और दुनिया में एक ऐसे स्क्वायर ही किस्म यार, का अब देखे ना जेट फ्यूल प्राइसेस, जेट फ्यूल प्राइसेस जब इतनी हो जाएंगी, एयरलाइंस को मर्जर करने पड़ रहे हैं ऐसे जी सर्कमस्टेंसेस बने। ठीक है, बिल्कुल। जब जेट फ्यूल जितनी हाई हो जाएंगी, और फिर हुँ, इसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी सर पे खड़ी है फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस की वजह से। हुँ, ठीक है, ऑयल गैस शॉर्टेज तो है ही है, और भी कमोडिटीज हैं जो कि मुंह से जाती हैं, जो कि वाइटल इंपॉर्टेंस की हामिल है उन सारे सेक्टर्स में। जब एक डोमिनो इफेक्ट जाएगा, ठीक है, तो उसका ओवरऑल इकोनॉमी, आप देखिए ना प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो कारगर हो गई है, जाया हो गई है एक किस्म की।
जो हम वीकली इंपोर्ट बिल में 30 करोड़ डॉलर यानी कि 3 मिलियन यस 300 मिलियन डॉलर अगर स्पेंड करते थे, हम्म, नाउ दैट कॉस्ट हैज रीच टू 80 मिलियन 800 सॉरी 80 करोड़, दैट इज 800 मिलियन डॉलर्स, तो 300 मिलियन डॉलर्स एंड 800 मिलियन डॉलर्स, there's a stark difference. Like the other day you were saying कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है, जो मैं यहाँ पे नॉर्मल अगर $300 की कुछ कर रहा था, तो दैट हैज रीच टू $800। जी तो जी, वो अब इंटरनेशनल यही साथ जो दुनिया मसला इस टाइम पे दुनिया में ये है कि जो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वर्ल्ड वाइड, पेट्रोकेमिकल्स के या आपके ऑयल प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं, वो प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन असल मसला इस टाइम पे शिपिंग लाइंस का मसला है। शिपिंग लाइंस इंश्योरेंसेस उन्होंने ऐसे बहुत बढ़ा दी है। बिल्कुल शिपिंग ऐसे लाइन ही ना, सी लाइंस ऑफ इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। अब जब शिप आपकी लॉजिस्टिक्स आपकी जब महंगी हो जाएंगी, तो आप देखें ना, उसका सारा टिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी तक जाएगा। हर बिल्कुल चीज में ऐसे। महंगाई होगी। तो ये तो हम उस तरफ तो जा रहे हैं, मार्केट में रिफ्लेक्शन भी आ गई है, मार्केट में जा डिमांड भी चुके हैं। देखें अहद, अभी भी जितना बिगाड़ हो चुका हुआ है, क्या हम ये समझ रहे हैं कि ये अगर कल XYZ नाकाबंदी ये दोनों खोल देते हैं तो सब साथ ठीक हो मैं जाएगा, आपको बताऊं नॉर्मलाइज हो कि जाएगा? नो नो, पाकिस्तान इट विल करंटली टेक मार्केट टाइम। के अंदर, पाकिस्तान में इस टाइम करंटली मार्केट्स के अंदर ना सन्नाटे हुए हैं। हम्म जो गरमा गेमी हम्म होती थी, मैं आपको बताऊं कि मेरा वास्ता रहता है अकबरी मंडी के साथ, मेरा कारोबार वहाँ पे मुंसलिक है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इतनी पाँव रखने की जगह नहीं होती अकबरी मंडी के अंदर। लेकिन इस हम्म टाइम पे सूरत हाल ये है कि आजकल सन्नाटे पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा हम्म वहाँ, कोई तजारत नहीं हो रही उस तरह से, क्योंकि मसला ही ये है कि इस टाइम पे महंगाई इतनी हो चुकी है कि हमारी आम आदमी की या हमारे मैन्युफैक्चरर की पसली नहीं है इतनी कि वो इतनी महंगा प्रोडक्ट लेके कुछ बना सके या उसको आगे बेच सके। आगे खरीदार। बाइंग पावर, देखिए बाइंग पावर प्रोड्यूसर तो तब करेगा ना, जाहिर बात है रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट कोई भी चीज है, और अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस चलेगी तो फिनिश प्रोडक्ट की भी जो है वो प्राइस ऊपर जाएगी सही बात अल्टीमेटली। है, और फिर सही बात। उस हाई इन्फ्लेटेड प्राइस पे क्यों बायर लेना चाहेगा? बायर कहेगा ओके ठीक है यार, मैं अपनी जरूरत को कट कर देता हूँ, वेट कर लेता हूँ, जब हालात ठीक हो गए आई डू दैट, आई गेट ठीक इट। बात, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात, तो अब बिल्कुल ठीक बात। मिसाल ले लें, अगर इस टाइम पे अगर इस सारे क्राइसिस का जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आता है मोबाइल की मार्केट पे, ठीक है, और तो ये अगर भी आज मोबाइल की आपको प्राइसेस ऊपर ये आज जाती हैं। बिल्डिंग से आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। आज लाहौर में मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, तो मैंने सोचा आज मैं बाहर बैठ के आपसे आज गुफ्तगू करता हूँ, तो इसलिए नहीं आपको नहीं शायद नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे मतलब इतना शोर जिस किस्म का पड़ा हुआ है और अनसर्टेनिटी जिस किस्म की पड़ी हुई है, तो उसमें थोड़ा सा आउटडोर एम्बियंस का जो है ना, वो इट्स नॉट अ बिग डील, वो तो भाईजान लाइट ही नहीं अंडरस्टैंडेबल है। आजकल, बट आपको पता है लाइट ही इतना तंग करती है कि बंदा कहता है यार खुली फिजा में जाके बैठ जाओ, जाके थोड़ा सा मौसम एंजॉय कर लो, इससे बेहतर तो यही है। हाँ लाइट भी ऐसे ही बहुत है ना, तंग तो क्योंकि इस मौसम में अगर लाइट ठहर भी जाए तो ज्यादा एसी चलाएंगे, तो अगर आपका सोलर नहीं है या सोलर है भी, तब भी आप बिजली के बिलों के हाथ उड़ जाएंगे, जो जी नजर जी आ सर, रहा है इस वक्त। बिल्कुल ऐसी है, सोलर है या नहीं है, इस टाइम के ऊपर हाँ भी बहुत महंगी हो गई है, एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ ऐसे गई। ही ऐसे ही तो है। मतलब प्राइम मिनिस्टर को कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार एक वीक का जो अगर बिल था वो 300 मिलियन था, तो दैट हैज रीच टू 800 मिलियन। ठीक ऐसे है। ही है। अगर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये बात निकली है, तो उससे ज्यादा साइंटिफिक बात तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ठीक है। बिल्कुल ऐसे तो अब कल जुम्मा परसों जो आ रहा है, ही। ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, प्राइसेस फिर ऊपर जाएंगी, और अब मैंने आज कितनी ऊपर आज मैंने जाएंगी? आज भाई मैंने तो अपनी गाड़ी में टैंक फुल कराया एक दफा, लेकिन मैं बताऊं, टैंक फुल कराते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि यही टैंक मेरी गाड़ी में 9,000 रुपए का फुल होता था, आज मैंने वो 16,000 रुपए का फुल हुआ है, 16,700 समथिंग का। बस देख लें तो कि ये वो इम्पैक्ट है जो हम बेयर कर रहे हैं। और अब इमेजिन करें ना कि ग्रोसरीज करने जाएं, तो आपको अपनी ग्रोसरीज में 1.5 माह पहले 2 माह पहले की जो प्राइसेस थी उसमें डिफरेंस आपको फील होता है, क्योंकि जाहिर बात बिल्कुल है आपने अगर बिल्कुल वीकली फर्क है। वीकली ग्रोसरीज करनी है, तो वीकली ग्रोसरीज में आपको समझ आता है यार, हाँ ओके यार, दिस इज माय कंजम्पशन, दिस इज माय कंजम्पशन पैटर्न, इसके मुताबिक मुझे इतनी एक वीक की चीज चाहिए होती है, तो मैं उसी मॉडल में जाऊंगा कि यार ये। लेकिन जब मैं देखूंगा कि उसमें 600-700-800 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा कॉस्ट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई
कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो महंगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब साथ साथ इस टाइम सिर्फ इंसान की जिंदगी सबसे सस्ती चीज है, बाकी हर चीज महंगी है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जी, आज साहब ज़ाहिर बात है। हत्ता कि ज़िंदगी जो कि सबसे प्रेशियस होनी चाहिए थी, अपेरेंटली लग नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका फिर तैयारी कर रहा है, ठीक है। यार मैं और ना अगर आजकल किसी भी किस्म की आजकल आप एस्केलेशन होती है अमेरिका की तरफ से, हम्म, ब्रेंट ऑलरेडी 117 पे पहुंच चुका है, ब्रेंट क्रूड, हम्म, ठीक है। और जो WTI है वो 105 के करीब पहुंचा हुआ है। अब $117 पे, तो अगर मजीद इस पे प्राइस हाइक आती है, तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले सारे आपके मामलात आपके सामने रखे हैं, उससे आप अंदाजा लगा लें कि फिर क्या होगा, चीजें कहाँ हमारी जाएंगी। कौम ना अभी बहुत ठंडी होकर बैठी है, उनको लगता है कि ऑयल प्राइसेस एकदम ड्रॉप हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये चीजें प्रोलॉन्ग हो रही हैं, ये चलेंगी, आई विश ये कि चीजें देर इतनी चलेंगी। सिंपल होती, लेकिन लग Yeah. यही रहा है कि, क्योंकि इसमें एक चीज और देखे ना, वजह क्या हम्म, है यहाँ से लॉन्ग होने की। हम्म, मामला एक चीज क्लियर नजर आ रहा है कि मिलिटरीली डोनाल्ड ट्रंप को वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिले ईरान से जो वो चाहता हम्म, था, ठीक है। हम्म, और ना ही ईरान को वो टोटल सरेंडर जो कि उसका बिल्कुल अर्ली डेज का रैक्टिक था, वो करवाने हम्म, पे मजबूर कर हम्म, सके। अब डोनाल्ड ट्रंप या जिन प्लान्स का इशारा हो रहा है कि मुख्तसर जो है वो फौरी और मुख्तसर जो है वो अटैक्स किए जाएंगे। हम्म, और उसमें टारगेट किया वही जो एंड ऑफ सिविलाइजेशन वाले टाइम पे, इसने जब 6-7 अप्रैल को जहाँ पे चीजें खड़ी थी कि हम्म, मैं तुम्हारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैं तुम्हारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैं इन सारी चीजों को हिट करूंगा। ईरान ऑलरेडी कह रहा है कि उसकी जो फाइनेंशियल सफरिंग्स हैं या फाइनेंशियल लॉसेज हैं वो $270 बिलियन के हैं, हम्म, ठीक है। ह्यूमन कॉस्ट उसकी ज्यादा है। अब जो वो उसके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स या उस वॉर के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो ईरानियन पीपल बर्दाश्त कर रहे हैं। इस ऐसे में मजीद एस्केलेशन होती है और ट्रंप या US इसराइल दोबारा से कुछ करते हैं, तो फिर उसका आप रिपल इफेक्ट देखें क्या होगा। ईरान रिटेलिएट करेगा वही मिडल ईस्ट पे। अभी वहाँ तो पे वो एक जो 7 अप्रैल को, हम्म, सऊदी अरेबिया के जो ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक हुआ था, आज हम्म, उन्होंने बहाल कर दिया उसको, हम्म, ठीक है, विच इज अ गुड न्यूज। ये लेकिन एक चीज अभी बहाल हुई है, ठीक है। हम्म, तो उसके फौरी बाद अगर फिर कोई ऐसी एस्केलेशन शुरू होती है और जिसके अंदर ये चांस है कि अगर ईरान का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होगा, तो वो जवाब में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हिट करेगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का। तो हम्म, फिर यू कैन डू द काउंटिंग, यू कैन डू द मैथ कि उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा इन टर्म्स हम्म, ऑफ इमीडिएट शॉर्टेजेस, इन टर्म्स ऑफ losses, and in terms of reoccurrence of those losses या उनको रिकवर करने के लिए जो इकदाम किए जाएंगे। सो मतलब आप इस विंडो, वॉर की विंडो को स्ट्रेच करते हुए आप कह सकते हैं यार ये स्ट्रेच होती होती 1-1.5 साल भी चली जाएगी अच्छा अगर जंग रुकी भी रहे। अच्छा, एक और चीज भी इसमें देखो आप कि ईरान ने ओवर दीज इयर्स एक परसेप्शन बना के रखी हुई है अपनी भी, और वो भी क्लेम यही करते हैं कि हमें 40-45 साल से हम सैंक्शंस बर्दाश्त करते आए हैं यूएस की। आज हम यहाँ तक पहुंच के हमने इतना उनसे मुकाबला कर लिया है, हम आगे भी कर लेंगे। अब हमें इतना इकोनॉमिकली डैमेज हो रहा है, ठीक है, हमें तो आदत पड़ी हुई है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन ओवर दीज इयर्स ईरान अपना तेल चाइना को या रशिया को बेच रहा था, कुछ छोटे मुल्कों को जा रहा था तेल। अब ये ब्लॉकेट के बाद आपके ख्याल से ये तो बिल्कुल ही मतलब आप कह लो कि चैप्टर ही क्लोज हो चुका हुआ है इनका। लेकिन ना तेल बेचने का सवाल तो एक तरफ है, लेकिन हम्म, अगर ट्रंप अब फ्रस्ट्रेट होके वो कहता है कि यार मैंने वो सोच ही मुका देना जहां से तेल निकलता है। मैं आपको एक मिसाल दे, तो इसका नुकसान कुवैत तो जंग पूरी हुई, दुनिया को होगा। हाँ बिल्कुल होगा। मैं आपको वही मिसाल देने का, कुवैत जंग हुई, हाँ, कुवैत जंग में इराकी फौजी व्हेन दे वर हम्म, रिट्रीटिंग, जब हम्म, अमेरिकन ने उनको बहुत ज्यादा उनकी कुट लगाई, तब भी बाय द वे अमेरिका ने पहले 28-29 दिन की सिर्फ एरियल कैंपेन की थी और फिर हाँ, उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक करने शुरू किए थे। हाँ, जब इराकी फौजी वर फॉलिंग बैक, जब वो हाँ, पसपाई इख्तियार कर रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते
कुवैत के जो ऑयल वेल्स थे उनको आग लगा दी। हाँ, ठीक है, एक मैसिव सिचुएशन क्रिएट हो गई, हाँ, इन्वायरमेंटल हैजर्ड बहुत बड़ा क्रिएट हो गया। और कुवैत को मतलब बड़ा टाइम लगा, उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगा कि वेस्टर्न सारे और कुवैत के साथ मिलके जो पूरी दुनिया बाकी और सबने मिलके इस मामले के ऊपर जो है वो काबू पाने के लिए हफ्तों एफर्ट की। आपको याद होगा तेहरान की रिफाइनरीज पे और ऑयल स्टोरेजेस पे अटैक हुआ था ड्यूरिंग द वॉर, 40 डेज वॉर। तो जी कैसे बिल्कुल। काले बादल और सारा जिसे कहते हैं ना क्योंकि ब्लैक उनके रेन को मनाते रहे। क्योंकि उनके सीवरेज सिस्टम में ऑयल आना शुरू हो गया था। हाँ, तो अब अगर अमेरिका इस मिशन के साथ उतरता है कि भाई मैं तो इसके सोर्स के ऊपर अटैक करूंगा और हाँ, मैं इनकी फैसिलिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली, तो उसका भी तो कोई इम्पैक्ट आएगा। वो भी तो बिल्कुल आए, तेल के कुएं ही हैं। ठीक है, बिल्कुल आए। तो आप जस्ट इमेजिन करें उस समय में ईरान फिर क्या करेगा। ठीक है, अगर ऐसी खुदा ना खास्ता सूरत हाल होती है कि ग्रिड हुँ, स्टेशन, पावर स्टेशन, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के ऊपर अटैक होता है, तो फिर ईरान को उसको रीबिल्ड भी करना है। तो फिर उस सूरत में खुदा ना खास्ता ईरान के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं vis-a-vis हुँ, इकोनॉमी एंड अदर challenges are concerned। फिर तो चाइनीज भी ऑयल निकालेंगे तो बेचेंगे ना। ठीक हुँ, है, ये जो अभी तो लोड हुआ होगा या जो स्टोरेजेस में पड़ा होगा वो तो निकाल लेंगे 6 माह, नहीं तो 3 माह, नहीं तो 6 माह में निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उस किस्म का कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज आता है तो फिर ईरान को भी उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हुँ। लेकिन साथ इस सारी सूरत-हाल में आपको नहीं लगता कि अब किसी और को अगर पाकिस्तान भी मीडिएट नहीं होगा, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बट आपके ख़्याल से कोई बीच में और चाइना को इंटरवीन खुल के नहीं आना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर, क्योंकि इसमें नुकसान चाइना का भी बहुत बड़ा होगा। चाइना का नुकसान ऐसे ऐसे इतना बड़ा नहीं होगा। उनके स्टोरेजेस पहले से मेंटेन है, उनको रशियन ऑयल मिल रहा है। हाँ, और इरानियन 90% ऑयल चाइना बाय करता था, लेकिन दैट डजंट मीन कि चाइना को अदर सोर्सेज से ऑयल अवेलेबल नहीं है। चाइना को ना यूएई मना करेगा, ना कतरी, ना बहरीनी, ना सऊदी, ना मीडिएट, कुवैती। नो डाउट। उसकी ऑयल डेस्टिनेशंस पूरी रहेंगी। तो हुँ, चाइना को किसी किस्म का कोई डे वो ब्राजील से ले लेगा, वेनेजुएला से बंद हो गया, वो मैनेज कर लेगा, वो अमेरिका से ले लेगा अगर उसको कड़वी गोली खानी पड़ी तो। हुँ, ठीक है, जो कि एक्चुअली अमेरिका चाहता भी है। ये चाइना डिपेंडेंस का जो है ना, वो कि चाइना को कोई लॉस हो जाएगा। चाइना को हुँ, अब तक कोई लाले पड़े होते ना, तो जनाब वो अब तक इस सारे मंजर में कूदे पड़े होते। हुँ। उन्होंने पसे पर्दा रह के जो भी गारंटीज देनी थी या जो भी करना था वो कर चुके। ठीक है, नहीं तो अब अब मुझे ईरान ले ये चुका है अपनी रास्ता। लेकिन ट्रम्प ईरान ने मतलब ईरान ने जो मल्टी मीडिएटर इस टाइम पे भी सोल एक पाकिस्तान है। कतरी हाँ, वजीर ने जो कल कहा है कि भाई मीडिएशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यूरोपियंस वैसे डिस्ट्रैक्टेड हुए। ठीक है, हुँ, यूरोपियंस ने जिनीवा में थे ना, यूरोपियंस के साथ ये जब लास्ट मुज़ाकरात हो रहे थे, हुँ, हुँ, जीसीपीओए यूरोपियंस को ही साथ में लिया था ना, P5+1 जर्मनी भी था उसमें। अब जर्मन हुँ, जहां से खड़े होकर चीख चीख के कह रहे हैं, ठीक है, यूरोपियंस की ना खूब ट्रम्प सुनने को तैयार है, तो ईरानियंस को उनके साथ इत्तेमाद साझी करने में वो एक अलग से होगा। और फिर क्या ईरानियंस उड़ के उधर जाएंगे। मीडिएटर का इस तरह पे सवाल नहीं है, सवाल पार्टियों का है। ठीक है, सवाल दोनों पार्टियों का है कि कौन कितना गिव इन करना चाह रहा है और कौन अभी भी अपने ग्राउंड को होल्ड करके खड़ा है। ठीक है, अपेरेंटली देखा जाए कि अगर वो तजावीज से पीछे हटने को तैयार नहीं, तो ये इधर से नाकाबंदी खत्म करने को भी तैयार हुँ। है। तो लेकिन जो ट्रम्प का इसकी जो चाइना का प्रॉब्लम्स विज़िट होंगी। था, वो सारे में वो क्या जेपरडाइज़ नहीं होगा आपके ख़्याल से, अगर ये ब्लॉकेज भी रहती है और ये सूरत-हाल बेहतर नहीं होती? क्या, आई एम सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, क्या जो जेपरडाइज होगा? ट्रम्प ने चाइना का विज़िट करना था इस महीने के शुरू में, जो मई का महीना शुरू हो रहा है, इसमें आपके ख़्याल से वो विज़िट आपका प्लान जारी-ओ-सारी रहेगा? इस सारी सर सूरत-हाल 14 मई आने में अभी 2 हफ्ते हैं। हुँ, ठीक है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, मौखर भी हो सकता है। और अगर जाएगा तो मे बी वहां पे कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, हाँ, फेस टू फेस बैठ के। सो सही। ऑल आर द पॉसिबिलिटीज ना, वी कांट से हाँ, विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है। हाँ, हाँ। इट्स अप टू ईरान, इट्स अप टू ईरान एंड यूएस। हुँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। साथ और बाकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आज आपने क्या
दुआए दिखता खैर जाता ही है जनाब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, और क्या है इस है। आज टाइम पे। मलिक रियाज की स्टोरी फिर अब मतलब गर्म हुई है। आज मलिक रियाज साहब को दोबारा इंटरपोल के जरिए नैब ने कहा हम गिरफ्तार करके वापस लेके आएंगे। नैब कर सकती है ये, तगड़ा इदारा है, और वहाँ पे ये आप है सरकास्टिकली कह रहे इतना। हैं कि वाकई में कर सकती है वो? नहीं नहीं, कर सकती है, आपको पता है ना नैब, whenever नैब wants to nab someone, they can nab them। तो नैब कर सकती है अगर इंटरपोल वाले माने तो। तो साथ ये कोई डील की बातें भी चल रही थी, कोई डील हुई नहीं थी फिर इनकी मलिक रियाज की? यार ब्रो, यहाँ पे इस्लामाबाद में वो पहले होता था लोकल डील्स की बात होती थी, फिर हमने देखा कि आर्मी डील्स की भी बात होने लग गई। इस्लामाबाद में तो डील्स की बात चलती रहती है ब्रो। सही बात है, यहाँ तो डील डेली डील्स हो रही होती है। यहाँ डेली डील्स हो रही होती बिल्कुल ठीक है साथ। साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। है। वेलकम और वेलकम। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोबारा से। बहुत शुक्रिया आपका। ओके श्योर। आपको ये थैंक हमारा यू। एनालिसिस ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोशिश करेंगे ये हम लाइव का सिलसिला जारी हो सारी रहे। इंशाल्लाह। श्योर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।